गुमराह एपिसोड 273। मैं रिसीवर क्रैडल पर डालकर शराफत अली की तरफ पलटा तो फिरोज बोला, ये तुमने क्या किया जिलानी? अपने लाहौर ना जाने की खबर देने को क्यों कह दिया उस आइज़क को? उसे गलतफहमी का शिकारी रहने देना चाहिए था ना। नहीं यार, ये बेहद ज़रूरी था। मुझे बाद में ख्याल आया इसका कि इस तरह वो लोग लाहौर में मेरी तलाश शुरू कर देंगे और जब मैं उन्हें वहाँ नहीं मिल सकूंगा तो वो जलील लोग मेरी माँ जी को परेशान करेंगे। ज़ाहिर है वो मेरे बारे में उन्हें कुछ नहीं बता सकेंगी, लेकिन ये उनकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। उनकी ज़ुबान खुलवाने के लिए उन्हें पता नहीं किन किन अजियतों से गुजारेंगे। हमारी उस गलत बयानी की वजह से बेचारी माँ जी इस बुढ़ापे में अजियतें सहने पर मजबूर हो जाएंगी। ये तो बड़ी शर्मनाक बात होगी मेरे लिए। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही बात सोची है। इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं किया था। ये तुमने बहुत अच्छा किया जिलानी के आइज़क को अपने कराची में होने की खबर दे दी। माँ जी पहले ही बहुत दुखी हैं, उन्हें ज़्यादा दुख नहीं देना चाहिए हमें। फिरोज बोला। मैंने शराफत अली से पूछा, हाँ भाई, तुम्हें क्या बता उस लिज़ीना आइज़क के आइंदा के प्रोग्राम के बारे में? उसने मुझे फेडरल ब्यूरो का एक पता लिखवाया है। वहाँ आज रात 10 बजे आइज़क ने तंजीम के सरकर्दा लोगों को जमा होने के लिए कहा है। उस मीटिंग में वो लोग अपने आइंदा इक़दामात की मनसूबाबंदी करेंगे। उसने बताया कि फिलहाल उन्होंने अपने तमाम प्रोग्राम मुलतवी कर दिए हैं और अपनी तमाम तर तवज्जो हम पर मबजूल किए हुए हैं। वो चाहते हैं पहले हम सबको ठिकाने लगा दिया जाए, उसके बाद यकसुई के साथ अपने मिशन को पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। वो बैक वक्त दो महाजों पर तकसीम नहीं होना चाहते। आज वो यही तय करने के लिए जमा होंगे कि हमारा किस्सा निपटाने के लिए कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाए। जिस मकान में वो लोग जमा होंगे उसका सारा हुदूद और बॉस ने लिखवा दिया है मुझे। हिफाजती इंतजामात के लिए उन्होंने इंसानों से ज्यादा जानवरों पर भरोसा किया है। गेट पर एक चौकीदार के सिवा कोई नहीं होगा और न ही इमारत के आसपास या अंदर लॉन में कोई शख्स होगा। वजह उसकी ये बताई है उसने कि कोई भी गैर मामूली बात जो कि पास पड़ोस वालों को उस मकान की तरफ मुतवज्जो कर सकती है, लिहाजा वो किसी को उस तरफ मुतवज्जो नहीं करना चाहते। लिहाजा मकान की चार दीवारी के अंदर हिफाजत की गर्ज से चंद कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे बस। लिज़ी का कहना है अगर 11 बजे रात को हम उस मकान पर रेड करें तो तंजीम के कई सरकर्दा अफराद आइज़क समेत हमारा निशाना बन सकते हैं। शराफत अली से सारी तफसील सुनने के बाद मैंने फिरोज की तरफ देखा। वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने कहा, क्या कहते हो, इस लड़की पर एतबार किया जाए या नहीं? मेरा तो ख्याल है हमारे पास काफी वक्त है अभी। उस मकान के बारे में छानबीन करके अपना इत्मीनान कर लिया जाए। पहले हमने लिज़ी से मिलने वाली इत्तलात के बारे में यही तय किया था। हाँ, अगर शराफत अली की कोठी पर हमले की खबर की तरह ये खबर भी दुरुस्त हुई तो हमें इसकी तजवीज़ पर अमल ना करके बहुत पछताना पड़ेगा। बेहतर यही कि उसकी तस्दीक करके अमल कर ही लिया जाए इस पर। फिरोज ने मेरी राय से इत्तेफाक करते हुए कहा, फिर ये कौन और कैसे मालूम करेगा कि लिज़ी का बयान गलत नहीं है? उसने हमारे साथ कोई चाल नहीं चली है। मैंने पूछा, ये कोई मसला नहीं है। अपना अनवर कमाल 1 घंटे के अंदर अंदर इमारत में मौजूद तहखाने तक की मालूमात इकट्ठी करके ले आएगा। अरे हाँ यार, उसे तो मैं भूल ही गया था। कहाँ रह गए वो दोनों? हमारे पीछे ही पीछे तो आ रहे थे। मैंने कहा। फिरोज मेरी बात सुनकर चौंक पड़ा। हाँ, उस तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया अब तक, हालांकि उन्हें हमारे साथ ही आना चाहिए था। फिर वो तेजी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, ठहरो, मैं देख कर आता हूँ उन्हें बाहर। मैंने भी उसके पीछे लपकते हुए कहा, हाँ देखो भाई, कहीं किसी मुसीबत में न फंस गए हैं वो दोनों। हम दोनों आगे पीछे दौड़ते हुए बाहर निकले, मगर बाहर आते ठिठक कर खड़े हो गए। अनवर और गुलजमान एक तकरीबन 40 साल सेहतमंद और दराज कद शख्स को पकड़कर खींचते हुए ला रहे थे। उसका हुलिया बेहद खराब और खस्ता हाल दिखाई दे रहा था। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर आंख के नीचे चोट का निशान था और होठों से लहू बह रहा था। करीब आकर गुलजमान उसे धक्का देकर मेरे कदमों में गिरा दिया। मैंने हैरानगी से पूछा, क्या हुआ? कौन है ये और ये क्या हालत बना दी है तुम लोगों ने इसकी? ये कौन है ये बात तो ये खुद ही बताएगा जनाब। हमने इसे बाहर गली में उस बंगले के आगे से जो नीम का दरख्त है उस पर से उतरते हुए पकड़ा है। जिस वक्त आपकी कार बंगले में दाखिल हो रही थी तब ये नीम की घनी शाखों में छुपकर आपको अपनी राइफल से निशाना बना रहा था। आप गेट पर रुके बगैर अंदर चले गए थे। अगर आपको गेट खुला हुआ ना मिलता और चंद सेकंड के लिए भी बाहर रुककर गेट पर इंतजार करना पड़ता तो ये अपना काम कर जाता। हमारी कार आपकी कार से काफी पीछे थी और हम इर्द गिर्द का गहरी नजरों से जायजा लेते हुए चल रहे थे। इसी वजह से हमने से देख लिया। आपकी कार बंगले में चली गई तो हमने अपनी कार की रफ्तार हल्की कर दी। इसे ये पता ना चल सका कि हम लोग आप दोनों के साथ हैं। ये शायद अपने इरादे में नाकाम होने के बाद कोई और तरीका इख्तियार करने की गर्ज से दरख्त से नीचे उतरने लगा था और उसके नीचे आते ही हमने से जा लिया। अनवर कमाल ने बताया। इस असना में वो मेरे कदमों में से उठ खड़ा हुआ। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्यों भाई, कौन है तू और हमसे तेरी क्या दुश्मनी है जो तू हमें मार देना चाहता था जान से? ये लोग खामखा इल्जाम दे रहे हैं जी मुझे। मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, फिर दुश्मनी क्या हो सकती भला? गलतफहमी हो गई है इन्हें। हाँ जी,
बस गलतफहमी में हुआ है सब कुछ। इन लोगों ने तो मार मार कर मेरी ये हालत बना दी है। इन्हें समझाएं जी कि मुझे जाने दें। वो बोला, तो ये बात गलत है कि तुम नीम पर चढ़कर राइफल से हमें गोली का निशाना बना रहे थे? फिरोज ने सख्त लहजे में पूछा। हाँ जी, बिल्कुल गलत बात है ये, धोखा हुआ है इन्हें। मैं तो इधर एक डंडी तोड़ रहा था दांतों के लिए। अच्छा, ये तो बड़ी गलत बात है यार। तुम डंडी तोड़ रहे थे और इन दोनों ने समझ लिया कि तुम वहां से गोली चलाने की कोशिश कर रहे थे हम पर। ये तो वाकई बड़ी गलतफहमी हुई है इन्हें। लेकिन तुम राइफल लेकर क्यों चढ़े थे? शायद इसी वजह से गलतफहमी हुई है। हाँ जी, बस एक यही गलती हो गई मुझसे। मैंने सोचा था राइफल नीचे छोड़ दी जाए तो कहीं को उठाकर ना ले जाए। तुम रहते कहाँ हो भाई? और ये राइफल तुम क्या हर वक्त अपने साथ लिए फिरते हो? लाइसेंस तो होगा इसका तुम्हारे पास। ये अपने एक दोस्त से शिकार के लिए मांग कर लाया था मैं। मेरा घर उधर तीसरी गली में है। ठीक है, तुम पता बताओ, हम आदमी भेजकर मालूम कर लेंगे। अगर तुम वाकई को शरीफ और बेजरर आदमी साबित हुए तो इन दोनों को तुम्हारे साथ ज्यादती करने पर सख्त सजा दी जाएगी और ये माफी भी मांगेंगे तुमसे। फिरोज ने उससे कहा, पता? वो जी, असल में बात यूं है कि अभी कल ही मैंने मकान किराए पर लिया है और उसका नंबर वगैरह तो मुझे अभी याद नहीं है। आप मेरी बात का यकीन करें, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ। उसने घबराए हुए अंदाज में कहा, अच्छा चलो फिर अपने उस दोस्त का ही पता बता दो जिससे राइफल मांग कर लाए हो। फिरोज ने उसका जवाब सुनकर कहा, वो पता? उसका भी पता मुझे याद नहीं है जी। उसने कुछ सोचते हुए अटक अटक कर जवाब दिया, ना तुझे अपना पता याद है और ना अपने दोस्त का। बड़ा भोला आदमी है तू तो भाई। माँ बाप का नाम भी याद है या वो भी भूल चुका है? मैंने आगे बढ़कर एक जोरदार हाथ उसके मुंह पर रसीद करके कहा, इसे अंदर ले चलो भाई। मैं देखता हूँ कब तक इसकी याददाश्त काम नहीं करती। मैंने तो अच्छे अच्छों को फरफर बोलने पर राजी कर लिया। तू है क्या शायर? अनवर ने उसे आगे धक्का देते हुए कहा, चल भाई आगे बढ़, तेरी याददाश्त अभी काम करने लगेगी बिल्कुल ठीक ठाक। वो फिरोज की तरफ मुड़कर आरजी से बोला, इन्हें समझाएं जी, ये ज्यादती कर रहे हैं आप मेरे साथ, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने उसे धक्का देकर आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो उधर ज्यादती की औलाद, तेरा तो कीमा करके कुत्तों को खिलाऊंगा मैं। अगर तूने सच सच बात ना बताई तो तू जानता नहीं है मुझे बच्चे। अंदर चलकर मैं अपना तारुफ पेश करूंगा तुझे। वो धक्का खाकर चंद कदम आगे बढ़ा, फिर रुक कर रहम तलब निगाहों से फिरोज को देखते हुए उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने उसे जुबान खोलने का मौका नहीं दिया। उसे धक्का देकर चंद कदम और आगे बढ़ा दिया। अनवर और गुलजमान ने भी उसे आगे धकेलना शुरू कर दिया। बिलाखिर वो मजबूर होकर हमारे आगे आगे चलने लगा। इस दौरान शराफत भी बाहर आ गया था और खामोश खड़ा उसे घूर रहा था, जिसे गुलजमान और अनवर कमाल पकड़ कर लाए थे। वो बोला, इसे उधर ले चलो गैराज के पीछे। इस किस्म के लोगों के लिए उधर मुनासिब इंतजाम कर रखा है मैंने। उसके कहने पर अनवर कमाल और गुलजमान ने उस आदमी को बाजुओं से पकड़ लिया और खींचते हुए गैराज की सिमत ले चले। उनके जाने के बाद फिरोज ने शराफत अली से कहा, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो तुम इस आदमी को जानते हो। कौन है ये शराफत अली? बहुत खूब, बड़ी तेज नजर है तुम्हारी भाई, मगर तुमने ये अंदाजा कैसे लगाया? तुम आने के बाद जिस तरह खामोश खड़े उसे देखते रहे थे, इससे ये बात आया हो गई थी कि तुम इसे जानते हो। अगर तुम उसे नहीं जानते तो फितरी तौर पर आते ये मालूम करने की कोशिश करते कि ये कौन शख्स है और इसे पकड़कर यहाँ क्यों लाया गया है। फिरोज ने जवाब दिया, हाँ ये तुमने ठीक कहा है भाई। दरअसल इसे देखकर मैं हैरान हो गया था कि ये यहाँ किस तरह पहुंच गया, आप लोगों के हाथ किस तरह आ गया ये। अब ज्यादा सस्पेंस फैलाने की कोशिश मत करो, बताते क्यों नहीं कि ये शख्स कौन है और क्यों हैरान हुए तुम इसे देखकर। मैंने शराफत अली से पूछा, अगर ये तुम्हारा कोई जानने वाला है तो इसका यहाँ पहुंचना इतनी हैरानी की बात क्यों है? मैं इसे सिर्फ इस हद तक जानता हूँ कि ये कश्मीर खान का आदमी है। बाहर से जो ट्रक कश्मीर खान का माल लेकर कराची आता है, ये ड्राइवर है उस ट्रक का। इसका काम सिर्फ इतना है कि जो जगह बताई जाए वहां जाकर माल उतार दे। इसीलिए मुझे हैरत हुई थी उसे यहाँ देखकर। लेकिन उसको गुलजमान और अनवर ने राइफल से हमें निशाना बनाते देखकर ही पकड़ा है। ये उस वक्त यकीनन मुझे ही गोली मार देना चाहता था जब हमारी कार बंगले के अंदर दाखिल हो रही थी। अनवर का कहना है कि अगर बंगले का गेट हमें खुला ना मिलता और हम बाहर रुककर उसके खुलने का इंतजार करते तो जरूर उसकी गोली का निशाना बन जाते। ये इस बंगले से कुछ आगे जो नीम का बड़ा सा दरख्त है उस पर चढ़ा बैठा था। दरख्त पर से उतरते उसे उन दोनों ने जा पकड़ा था। उसकी हालत से जाहिर है कि वो आसानी से हाथ नहीं आया है उनके। चलो खैर देखते हैं मामला क्या है। वो ज्यादा देर तक अपनी जुबान बंद नहीं रख पाएगा हमारे सामने। फिरोज ने कहा। शराफत अली हमें गैराज के पीछे ले गया। उस तरफ भी एक ऐसा ही दरवाजा था जैसा गैराज के सामने वाले हिस्से में था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि गैराज के दोनों तरफ दरवाजे रखे गए हैं। उस तरफ वाले दरवाजे में ताला नहीं पड़ा था। शराफत ने कुंडी खोलकर दरवाजे को बाहर की तरफ खींचते हुए कहा, इसे अंदर ले चलो गुलजमान। ये एक अलहदा कमरा था। उसमें जा बजा पुराना सामान बिखरा पड़ा था।
शराफत ने कोने की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, उधर सीढ़ियां हैं नीचे जाने के लिए, इसे नीचे ले चलो। उस तरफ नीचे उतरने के लिए कोई बाकायदा जीना नहीं था, बल्कि लकड़ी के कोई 6 इंच चौड़े तख्तों से बनाई हुई एक सीढ़ी रखी थी। वहां वो सीढ़ी के पास पहुंचकर किसी अड़ियल घोड़े की तरह अड़ गया। किसी भी तरह वो नीचे उतरने को तैयार नहीं था। शायद सीढ़ी देखकर उसे ख्याल आ गया था कि उस सीढ़ी पर से उसे जबरदस्ती नीचे कोई नहीं ले जा सकेगा। उस पर से 2 आदमी एक साथ नहीं उतर सकते थे, तो उसे नीचे ले जाने की हिमाकत कौन करेगा। शायद उसे यह भी ख्याल होगा कि नीचे ज़ेरे ज़मीन किसी बंद जगह पर उसे जिस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा वो ऊपर रहने की सूरत में मुमकिन नहीं होगा। यहाँ उस पर तशद्दुद करते वक्त इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि उसकी चीखों पुकार बाहर ना जा सके। चुनांचे वो हमारी इस मजबूरी से फ़ायदा उठाना चाहता था। जब मैंने देखा कि वो किसी भी तरह नीचे कदम धरने को रजामंद नहीं है, तो आवाज़ देकर सख्त लहजे में कहा, गुलजमान, अगर ये खुद से नीचे नहीं जा रहा तो तुम दोनों इसे उठाकर नीचे फेंक दो। मेहमान तो नहीं है ये हमारा कि हम इसके नखरे उठाएं। धक्का दे दो इस साले को। मेरा ये हरबा कारगर रहा। वो फौरन नीचे उतरने लगा। हम लोग भी एक एक करके नीचे पहुंच गए। ये एक छोटा सा कमरा था जिसे स्टोर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ दीवारों के साथ स्टील की 3 गर्द आलूद अलमारियां धरी थी। चंद लकड़ी के संदूक नीचे ऊपर करीने से रखे थे। 2 टूटी हुई चारपाइयां भी वहां पड़ी थी और लोहे की 4 कुर्सियां रखी थी, लेकिन हर चीज पर इतनी गर्द जमी हुई थी कि लगता था जैसे बरसों से यहाँ किसी ने कदम ना रखा हो। शराफत ने अलमारी खोलकर नायलॉन की डोरी का लच्छा निकालकर गुलजमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, ये डोरी है तो बहुत पतली मगर मजबूत इतनी कि इससे तुम हाथी भी बांध सकते हो। ये कुर्सियां जो तुम देख रहे हो, इनके पाए जमीन में इतनी मजबूती से जमे हैं कि किसी के लिए भी इस कुर्सी को जरा सी हरकत देना भी मुमकिन नहीं है। इस किराए के कातिल को इनमें से किसी कुर्सी पर बिठाकर इस डोरी के साथ बांध दो अच्छी तरह। इसके बाद जो कुछ पूछना है पूछ लेना, लेकिन पहले ऊपर जाकर वो दरवाजा बंद कराना जिससे हम अंदर आए थे। रोशनी का यहाँ माकूल बंदोबस्त है। ये कहकर उसने दाएं जाने दीवार में लगे हुए स्विच बोर्ड का एक स्विच ऑन कर दिया। कमरे में ट्यूबलाइट की रोशनी फैल गई। गुलजमान डोरी लेकर उस शख्स की तरफ बढ़ते हुए बोला, अब तुम खुद ही इन चारों में से किसी एक कुर्सी को मुंतखब करके बैठ जाओ उस पर। इसी में भलाई है तुम्हारी। ज्यादा अच्छा तो ये होता कि तुम हमें थकाने और अपने आप को नीमजान करने से पहले अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देते। उसने गुलजमान को कोई जवाब देने के बजाय शराफत अली को गजबनाक नजरों से घूरते हुए कहा, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो अपने हक में। कश्मीर खान तुम्हारी नस्ल तक मिटा देगा, तुम जानते हो उसे अच्छी तरह। शराफत ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी फिक्र मत करो प्यारे, फिलहाल तो अपनी खैर बनाओ। जिन लोगों के कब्जे में हो तुम, ये भी कम खतरनाक लोग नहीं है। इन सबसे अब वास्ता पड़ा है तुम्हारा, तो जरा तजुर्बा करके मुझे बताना कि क्या कश्मीर खान इनसे ज्यादा खतरनाक आदमी है। गुलजमान और अनवर ने उसे कुर्सी से बांध दिया तो अनवर ऊपर का दरवाजा बंद करने चला गया। मैंने कहा, यह तो हमें पता चल गया कि तू कश्मीर खान का ड्राइवर है और ये भी जाहिर है कि तुझे उसी ने भेजा यहाँ, लेकिन क्या उसने मुझे कत्ल करने को कहा था तुझसे? नहीं, कश्मीर खान ने कत्ल करने को नहीं कहा था, बल्कि उसने तो मुझे इधर भेजा ही नहीं था। मैं तो इधर अपनी मर्जी से आया हूँ। अच्छा, तो तू अपनी मर्जी से भी ऐसे काम कर लेता है? नाम क्या है तेरा भाई? मैंने हैरत का इजहार करते हुए पूछा। तुम अपने काम से काम रखो जिलानी, तुम्हें मेरे नाम से क्या लेना देना? वो बड़े ही तल्ख अंदाज में बोला, वो भाई, बात यह कि जब 2 आदमी बाहम गुफ्तगू शुरू करें तो उन्हें एक दूसरे के नाम मालूम होने चाहिए ना। इसके बगैर वो एक दूसरे को किस तरह मुखातिब करेंगे? तुझे तो मेरा नाम पता है, फिर अपना नाम बताने में क्या हर्ज है? कोई ऐसा वैसा नाम तो नहीं है कहीं तेरा? वो गुस्से से मुझे देखते हुए बोला, काबुल खान नाम है मेरा। इसमें ऐसी वैसी क्या बात दिखाई देती है तुम्हें? अच्छा तो काबुल खान, अब ये भी बता दो, तुम्हें मेरे कत्ल पर किसने मामूर किया था? किसी ने मामूर नहीं किया मुझे। मैंने कहा ना कि मैं खुद अपनी मर्जी से इधर आया हूँ। वो गुस्से से बोला, चलो यही सही, तुम अपनी मर्जी से ही आए हो तो फिर ये बता दो कि दुश्मनी क्या है तुम्हें मुझसे? क्यों कत्ल करना चाहते हो तुम मुझे? तुमने वादा खिलाफी की है हमारे साथ, अहद शिकनी की है तुमने, इसीलिए तुम वाजिबुल कत्ल हो मेरी नज़र में। मैंने उसकी बात काट कर कहा, लेकिन बड़े भाई, मैंने तो आज पहली बार शक्ल देखी है तुम्हारी। फिर कब और क्या वादा कर लिया था मैंने तुमसे? कौन सा अहद कर बैठा हूँ जिसकी पादाश में तुम मेरी जान ले लेना चाहते हो? मुझसे नहीं, तुमने डॉक्टर धुम्मन से वादा किया था कि कश्मीर खान का माल लेकर तुम एक बार अमेरिका और जाओगे, लेकिन तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। तुमने अभी तक खान से मुलाकात तक नहीं की, हालांकि वो तुम्हारे इंतजार में लाहौर में ख्वार होता फिरा। इसका मतलब है तुम्हें कश्मीर खान नहीं भेजा मेरी तलाश में? नहीं, तुम खान को दरमियान में मत लाओ, उसने मुझे इधर नहीं भेजा। वो तो अब तक 2 बार माल भेज चुका उधर अपना, उसको कोई परवाह भी नहीं है तुम्हारी। लेकिन मैं ऐसे आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो झूठा और वादा खिलाफ हो। मैंने अपने तौर पर पता निकाला है तुम्हारा और खुद ही तुमको सजा देने का फैसला किया था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि काबुल खान को गोली चलाने का मौका नहीं मिला। वो बोला, ये झूठ बोलता है जिलानी, इस तरह नहीं उगलेगा यह सच्ची बात। तुम हटो, मैं जुबान खुलवाता हूँ इसकी अभी।
फिरोज बोला, नहीं नहीं, तुम ठहरो यार, ये खुद ही बता देगा, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी तुम्हें इसके साथ। क्यों, ठीक है ना काबुल खान? मैं बोला, जो बात थी वो मैं तुमको बता चुका हूँ, अब मानो या ना मानो मर्जी है तुम्हारी, मैं क्या कह सकता हूँ सिलसिले में। वो बोला, मैंने आगे बढ़कर एक उल्टे हाथ का झापड़ पूरी ताकत से उसके मुंह पे दे मारा। तू यूं नहीं मानेगा, लगता है तेरी खाल बहुत मजबूत हो चुकी है, पर तू जानता नहीं है मुझे, मैं आदमी की खाल उतारने में बहुत महारत रखता हूँ। उसने गुस्से से लाल आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, बुज़दिल, मुझे बांध के अपनी बहादुरी दिखाता है। गुलजमान ने फौरन उसकी बात काट दी, बेटे 30 मार खान, तेरी तरह छुपकर तो गोली नहीं चलाते हम, ऐसा ही मारते खान है तू, तो चुपचाप क्यों बंधवा लिया अपने आप को? सीधी तरह बगदे सच सच, वरना एक एक जोड़ उखाड़ दूंगा मैं तेरा भी। शराफत अली बोला, तुम लोग खामखा अपनी एनर्जी क्यों जाया कर रहे हो यार, ये वतन फरोश इस काबिल नहीं कि कोई रियायत की जाए इनके साथ, तुम दोनों हट जाओ पीछे, ये खुद ब खुद बोलेगा भी, इस कुर्सी की खुसूसियात का इल्म नहीं है अभी से। मैंने हैरत से उसे देखा, वो स्विच बोर्ड के पास जा ठहरा, फिर उसने नीचे झुककर जमीन से एक तार उठा लिया, तार के सिरे को उसने स्विच बोर्ड में लगे सॉकेट के अंदर घुसेड़कर एक स्विच ऑन कर दिया। उसके ऐसा करते यूं लगा जैसे काबुल खान की घिग्गी बन गई हो एकदम, उसके दांत भींच गए थे, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद हो गई थी और उसका पूरा जिस्म यूं कपकपा रहा था जैसे जाड़े का बुखार चढ़ गया उसे बुरी तरह से। शराफत अली ने लोहे की कुर्सी में बिजली के करंट दौड़ा दिया था, चंद सेकंड बाद उसने स्विच ऑफ कर दिया था, लेकिन इतनी ही देर में उस काबुल खान की हालत अबतर हो गई थी, आंखें फट गई थी और जुबान गुंग होकर रह गई थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका पूरा जिस्म पसीने में डूबता चला जा रहा था। शराफत अली को 1 मिनट तक उसके पुरसुकून होने का इंतजार करने के बाद बोला, हाँ भाई काबुल खान, क्या हाल है अब तेरा? सच बोलोगे या अभी 1 आध डोज की और जरूरत है तुम्हें? एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने जिद ना छोड़ी अपनी, तो मैं स्विच ऑन करने के बाद इसे दोबारा ऑफ करना भूल भी सकता हूँ। मेरी याददाश्त जरा ऐसे ही है, बोलो किसने भेजा तुम्हें इधर? शराफत अली का दिया हुआ ये एक ही डोज काफी हो गया था उसके लिए। वो चंद लम्हे फटी फटी नजरों से शराफत अली को देखता रहा, उसका सारा उबाल झाग की तरह बैठ चुका था, आंखों में दरिंदगी की जगह खौफ से मटाया था, और जब वह बोला तो उसकी आवाज किसी बिस्तरे मर्ग पर पड़े हुए शख्स की तरह नहीफ और बेजान थी। उसने कहा, मैं इधर हाई कमान के हुक्म से आया था तुमको कत्ल करने के लिए। मुझे कत्ल करने के लिए? शराफत अली ने हैरानी से आंखें फाड़ कर कहा, हाई कमान ने मेरे कत्ल का हुक्म देकर भेजा था तुम्हें? उसने जवाब में कुछ बोलने के बजाय खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। मैंने हैरत से शराफत अली को देखा और पूछा, ये किस हाई कमान की बात कर रहा है? इसे तुमसे क्या पुरखाश है आखिर? यहाँ जितने भी काले कारोबार करने वाले हैं उनकी एक बाकायदा एसोसिएशन है, जिसके अहदेदारों की जिम्मेदारी होती है कि वो इस कारोबार में हायल होने वाली तमाम रुकावटें दूर करते रहें, अपने मेंबरान के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, और अगर कभी किसी पर कोई उफ्ताद आन पड़े तो उसे उससे निकालने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें, और जायज़ व नाजायज़ जैसे भी हो उसे मुसीबत से निकालें। इन लोगों के काम की निगरानी 3 अफराद पर मुश्तमिल एक हाई कमान करती है। कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरत के वक्त कायदे कानून बनाना, उन पर अमल कराना और तमाम अहम फैसले करना हाई कमान ही के इख्तियार में है। शायद कश्मीर खान ने हाई कमान को मेरे खिलाफ फैसला देने पर मजबूर किया है। लेकिन तुमने कश्मीर खान को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, फिर वो तुम्हारे खिलाफ क्यों हो गया? मैंने पूछा। मैं चूंकि कश्मीर खान से ही माल लिया करता था, लिहाजा मेरे कारोबार बंद करने से उसे खासा नुकसान पहुंचा होगा। उसके अलावा शहर में मेरे जितने भी अड्डे थे, उन पर जो लोग काम करते थे वो भी अब बेकार हो गए हैं। मैंने किसी को पेश की इत्तला नहीं दी अपने कारोबार बंद करने की, और चूंकि यह कानून के खिलाफ है, इसीलिए हाई कमान मेरे खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का हक रखती है। गुज़िश्ता हफ्ते मुझे 3 नोटिस मिल चुके हैं, जिनमें मुझे हाई कमान के रूबरू पेश होकर जवाबदेही के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने इसकी कोई परवाह न की। मेरा ख्याल था कि हाई कमान मुझ पर इस सिलसिले में रिवायत के मुताबिक कोई भारी जुर्माना आयद कर देगी, जो मैं अदा करने को तैयार था। ये तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि वहां से मेरे कत्ल का हुक्म सादिर हो जाएगा। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने काबुल खान से कहा, तुम्हें शराफत अली के कत्ल का हुक्म मिला था, तो फिर तुमने हम पर गोली चलाने की कोशिश क्यों की थी? मुझे कहा गया था कि शराफत अली के साथ साथ उसके बंगले में जो भी मौजूद हो या आता जाता दिखाई दे, मैं उसे भी कत्ल कर दूं। मैंने चौंक कर फिरोज और शराफत अली को देखा। फिरोज ने कहा, हाँ तुम ठीक समझो जिलानी, असल टारगेट तुम ही हो इनका। शराफत अली तो महज तुम्हारा साथ देने की पादाश में लिपटा गया है, ताकि दूसरों को इबरत हो और किसी को आइंदा इसकी जरूरत ना हो सके। मैंने सीढ़ियों की तरफ मुड़ते हुए कहा, इसे ऐसे ही पड़ा रहने दो इधर, और सब लोग चलो यहाँ से। ड्राइंग रूम में पहुंचकर मैंने शराफत अली से कहा, शराफत अली, काबुल खान ने जो कुछ बताया है उससे तो यही बात सामने आई है कि तुम्हारी उस एसोसिएशन को भी आइजक ही कंट्रोल कर रहा है दर पर्दा, और वो जो हाई कमान है वो भी आइजक ही के आदमियों पर मुश्तमिल है। हाँ, मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ।
ورنہ ہائی کمان ایسے معاملات میں ملوث نہیں ہوتی ہے. عموماً تو ایسوسیشن ہی تمام معاملات کو ٹھیک ٹھاک کر لیتی ہے. ہائی کمان تک تو بات اس وقت جاتی جب نیچے والے کچھ نہ کر سکیں. میں تو یہی سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ میرا معاملہ براہ راست ہائی کمان تک کیسے پہنچ گیا. اصل بات تو اب سمجھ میں آئی ہے. فیروز بولا, ایک اعتبار سے یہ ہمارے لیے اچھا ہی ہوا ہے. دشمن کے 3 اہم مہرے اور ہماری نظروں میں آ گئے ہیں. اب ہم ان سے نمٹ لیں گے. یارو, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت بھی ہمارے ساتھ ہے. دشمن خود ہی بے نقاب ہو کر سامنے آتے جا رہے ہیں. ہاں, یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو بھائی کہ ان لوگوں سے واقف نہیں ہو ابھی. حقیقت یہ کہ اب ہمارے راستے میں مشکلات زیادہ ہو جائیں گی. بہت ہی دشوار گزار راہوں سے گزرنا پڑے گا اب ہمیں. ہم نے آستانے پر حملہ کرنے میں کچھ جلدی کر دی ہے. اس کا احساس اب ہو رہا ہے مجھے. اس ذلیل یہودی آئزک کے ہاتھ کہاں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں, یہ جانے بغیر اسے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا ہمیں. شرافت علی بولا, چھوڑو یار, لعنت بھیجو اس پچھتاوے پر. کیا صحیح ہوا اور کیا غلط, یہ سوچنے میں وقت ضائع نہ کرو. جو کچھ ہو گیا اسے خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے حسب منشا انجام تک پہنچانے کے بارے میں سوچو بس. مجھے بتاؤ, یہ ہائی کمان میں تمہاری کون کون لوگ شامل ہیں؟ فیروز بولا, یہ تو شاید کوئی بھی نہ بتا سکے تمہیں. ہم صرف اتنا جانتے کہ وہ 3 بڑوں پر مشتمل ہے, لیکن وہ بڑے کون سے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا. وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آتے اور نہ ہی براہ راست کسی سے بات چیت کرتے ہیں. شرافت علی بولا, لیکن تم نے تو ابھی بتایا تھا کہ تمہیں ہائی کمان کے روبرو پیش ہونے کے سلسلے میں 3 نوٹس مل چکے ہیں. اگر وہ کسی کے سامنے نہیں آتے اور براہ راست بات چیت نہیں کرتے تو تمہیں جواب دہی کے لیے کس کے سامنے پیش ہونے کو کہا گیا تھا؟ فیروز نے پوچھا. شرافت مسکراتے ہوئے بولا, اس کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے. اگر میں اس کے لیے آمادہ ہو جاتا تو مجھے بتایا جاتا کہ مجھے کب اور کہاں پہنچنا ہے. مقررہ وقت پر مقررہ مقام پر پہنچنے کے بعد مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا جاتا اور میرے سامنے مائک رکھ دیا جاتا. پھر میرے سامنے دیوار پر یا کسی طرف لگے ہوئے سنیما اسکرین کی طرح ایک پردے پر بالکل سنیما ہی کی طرح عکسی تحریر کے ذریعے میری فرد جم مجھے پڑھوائی جاتی. مجھے جو کچھ کہنا ہوتا اپنی صفائی میں وہ میں مائک پر کہہ سکتا تھا, لیکن میری ہر بات کا جواب مجھے اس پردے پر ہی ملتا. آواز کسی کی بالکل بھی نہ سنائی دیتی مجھے. کمال ہے بھائی, یہ تو بالکل پردہ نشین خواتین کا انداز ہے. لیکن اتنی زیادہ احتیاط تو وہ بھی نہیں کرتی. پردے کے پیچھے سے وہ جواب تو دیتی ہیں. اگر خود نہ دے تو کسی اپنی ملازمہ یا بچے کے ذریعے کہہ دیتی ہیں. گھر کو تو سنیما ہال نہیں بناتی وہ بھی. میں نے کہا, ٹھیک ہے بھائی, اگر ایسا ہے تو ان کے لیے ہمیں بھی کوئی ایسا ہی پیچیدہ اور پوشیدہ قسم کا راستہ تلاش کرنا پڑے گا. بہرحال چھوڑیں گے تو ہم انہیں بھی نہیں, کسی نہ کسی چوہے دان میں تو پھنسنا ہی پڑے گا انہیں. فیروز بولا, یہ بتاؤ اس کابل خان کا کیا کرو گے اب تم؟ اسے چھوڑا تو بالکل نہیں جا سکتا. کرنا کیا ہے یار, سالے کے پارچے بنا کر واپس بھیج دو ادھر جدھر سے آیا ہے. مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی بھائی شرافت علی, اس کابل خان کو کیوں بھیجے گا اس کام کے لیے؟ کیا یہاں کراچی میں ان کے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں ہے؟ یہ بات نہیں ہے جیلانی. اسے بھیج کر وہ مجھے اور دوسرے لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ میرا قتل کشمیر خان کی شکایت پر ہوا ہے, کیونکہ قواعد کی رو سے جو شخص کسی کے خلاف شکایت لے کر آتا ہے, جرم ثابت ہو جانے کے بعد تجویز کردہ سزا اسے خود ہی دینا ہوتی ہے, چاہے وہ خود یہ کام کرے یا اپنے کسی آدمی کے ذریعے کرائے. 3 مہینے کے اندر اندر اسے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. اگر وہ 3 ماہ میں ایسا نہ کر سکا تو فیصلہ کالعدم ہو جاتا ہے, پھر سزا نہیں دی جا سکتی کسی کو. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے؟ بڑا عجیب قانون ہے تمہاری دنیا کا. کاش ہمارے ملک میں بھی یہی قانون نافذ ہو جائے. پھر میں نے ایک دم بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا, رات کے حملے اور اس وقت کی کارروائی کے جواب دینے کے لیے لزی کی آج کی اطلاعات سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں. اگر ہمیں 50% بھی کامیابی حاصل ہوئی تو سارا حساب کتاب صاف ہو جائے گا ان کا, اور رات جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے, وہ سمجھ لو کہ ہمارا منافع ہوگا. کیوں دوستو, کیا رائے ہے تم لوگوں کی اس بارے میں؟ حالانکہ لزی کے کہنے کے مطابق رات کی کارروائی میں کرائے کے لوگ شامل تھے سب, ان میں تنظیم کا ایک بھی شخص نہیں تھا. پھر بھی تم انہیں اپنے منافع میں شامل کر رہے ہو. ان کے مرنے سے تنظیم کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. شرافت علی بولا, وہ کوئی بھی ہوں, آئے تو تنظیم کی طرف سے ہی تھے نا. فیروز بولا, یہ تو ہوگا, جوابی کارروائی تو ہماری طرف سے ہوگی تاکہ وہ یہ جان لیں کہ ہم ان کے مقابلے میں کوئی گئے گزرے نہیں ہیں. ہمارے ذرائع اور وسائل بھی ان سے کسی طرح کم نہیں ہیں. پھر ایک خفیہ مقام پر کی جانے والی خفیہ میٹنگ کے دوران ہماری کارروائی انہیں بوکھلا کر رکھ دے گی. وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ان کے درمیان ہمارے آدمی بھی موجود ہیں, اور یہ بے حد خوفناک بات ہوگی ان کے لیے. وہ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے. اپنے نہایت قابل اعتبار آدمیوں کے سامنے بھی زبان سے کوئی بات نکالتے ہوئے ڈریں گے. یوں ان کی رفتار بہت سست ہو جائے گی. پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھانے پر مجبور ہو جائیں گے وہ. یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو میرے بھائی, مگر پہلے اس کی تصدیق تو کرا لو کہ لزی کی اطلاع درست بھی ہے یا نہیں. ہاں, میں نے کہا تھا نا, یہ کام اپنے انور کمال کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, چٹکی بجاتے میں ہو جائے گا. فیروز نے کہا. انور کمال جلدی سے بولا, ہاں, اگر میرے کرنے کا کوئی کام ہے تو بتائیں مجھے آپ لوگ,
میں تیار ہوں ہر وقت ہر کام کے لیے۔ شرافت نے اسے لزی کا بتایا ہوا پتہ سمجھا کر کہا، اس مکان میں رات کو 10 بجے آئزک نے اپنے خاص لوگوں کی میٹنگ بلائی ہے۔ تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہاں کون کون آیا ہے اور آیا یہ اطلاع درست بھی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر حفاظتی انتظامات کس قسم کے ہیں؟ غرض جتنی بھی معلومات ہو سکیں وہ حاصل کرنا ہے تمہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، شام سے پہلے آپ کو اس سلسلے میں ایک ایک تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر انور، کمال اور گل زمان وہاں سے چلے گئے۔